arparadio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास। वाचक स्वर पद्मा मणि। मौर्य युगीन शासन व्यवस्था। सबसे पहले जानते हैं केंद्रीय प्रशासन को। पहला, राजा। केंद्रीय प्रशासन का प्रधान और साम्राज्य का सर्वोच्च अधिकारी राजा था। राज्य की समस्त सैनिक तथा असैनिक शक्तियों का स्रोत राजा होता था। राजा कानून का निर्माण करता था। मंत्रियों और समस्त उच्च कर्मचारियों की नियुक्ति राजा द्वारा की जाती थी। वह उन्हें पद से हटा भी सकता था। राज्य की नीति को वह स्वयं निर्धारित करता था। गुप्तचरों द्वारा वह राज्य के विभिन्न भागों से सूचना प्राप्त करता था। वह राज्य के आय व्यय को स्वयं देखता था और राज्य की आर्थिक नीति को भी स्वयं निर्धारित करता था। राजा का राज्य के समस्त विभागों पर नियंत्रण रहता था। वह सर्वोच्च न्यायाधीश होता था और निष्पक्ष रूप से न्याय करना उसका प्रमुख कर्तव्य था। इस प्रकार हम देखते हैं कि राजा समस्त प्रशासन का केंद्र बिंदु था और राज्य की सारी शक्ति उसके हाथ में होती थी। दूसरा, मंत्री परिषद। राजा की सहायता और परामर्श के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। राज्य के महत्वपूर्ण और जरूरी कामों में सलाह और सहायता देने के लिए मंत्री परिषद बुलाई जाती थी। चाणक्य ने इसके सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं की थी। मंत्री परिषद की बैठकों में निर्णय बहुमत से किए जाते थे, परंतु उनके निर्णयों को मानना या न मानना राजा की इच्छा पर निर्भर रहता था। मंत्री परिषद के सदस्य राजा द्वारा मनोनीत किए जाते थे। केवल बुद्धिमान, चतुर, विद्वान, विचारशील, चरित्रवान, निर्लोभी, योग्य, अनुभवी, वीर, देशभक्त आदि व्यक्ति ही मंत्री बनाए जाते थे। प्रत्येक मंत्री को 12,000 पण प्रति वर्ष वेतन मिलता था। तीसरा, विभागीय व्यवस्था। मौर्य काल में प्रशासन की सुविधा के लिए 18 विभागों की स्थापना की गई थी, जिन्हें तीर्थ कहते थे। प्रत्येक विभाग का एक अध्यक्ष होता था, जिसे अमात्य कहा जाता था। अमात्य अपने विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। चौथा, मंत्री। शासन के दैनिक कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए राजा कुछ विशेष मंत्रियों को नियुक्त करता था, जो कि मंत्री परिषद से अलग होते थे और इनका पद मंत्री परिषद के सदस्यों से ऊंचा होता था। प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री शासन के प्रत्येक कार्य में राजा को सलाह देता था और प्रशासन के सभी विभागों पर नियंत्रण भी रखता था। चाणक्य चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री था। समाहर्ता। वह राज्य के सभी करों को इकट्ठा करता था और राज्य की आय तथा व्यय का हिसाब रखता था। सन्निधता। यह कोष मंत्री था और राज्य की आय तथा व्यय का हिसाब रखता था और राजा की आर्थिक नीति का निर्माता होता था। सेनापति। यह सेना प्रमुख होता था और सेना का संगठन, युद्ध और संधि के लिए राजा को सलाह देता था। प्रशासता। मौर्य शासन में अंतपटल नामक एक विभाग होता था, जिसमें सभी विभागों का रिकॉर्ड रखा जाता था। प्रशासता इस विभाग का मुख्य होता था। युवराज। सम्राट बनने से पहले युवराज को किसी विभाग के अमात्य के रूप में काम करना पड़ता था। प्रवेष्टा। यह फौजदारी न्यायालय का अमात्य होता था। कारमांतिक। यह कारखानों तथा खानों का मंत्री था। व्यावहारिक। यह दीवानी न्यायालयों का अमात्य था। दौवारिक। यह राजमहल के कार्यों का मंत्री था। अंतपाल। यह सीमा प्रदेश पर बने दुर्गों तथा छावनियों की रक्षा और देखभाल करता था। दुर्गपाल। यह राज्य के भीतरी भागों के दुर्गों और राजा के महल आदि की रक्षा का कार्य करता था। दंडपाल। यह पुलिस विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी होता था। अमात्य और अध्यक्ष। ये राज्य के सर्वोच्च श्रेणी के अधिकारी होते थे। एरियन का कथन है कि इन्हीं में से प्रांतों के गवर्नर, कोषाध्यक्ष, सेना नायक, नौसेनाध्यक्ष और कृषि अध्यक्ष आदि चुने जाते थे।
अध्यक्ष दूसरी श्रेणी के अधिकारी होते थे। वे विभिन्न सरकारी विभागों के निरीक्षक हुआ करते थे। मौर्य वंश की शासन व्यवस्था के अंतर्गत अब आइए जानते हैं प्रांतीय प्रशासन के बारे में। चंद्रगुप्त के समय इन प्रांतों की संख्या 4 थी। इन प्रांतों को चक्र कहा जाता था। पहला, मगध प्रांत या पूर्वी प्रांत। यह प्रांत सीधा राजा के अधीन था। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जो केंद्रीय राजधानी भी थी। इसमें आधुनिक उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के प्रदेश शामिल थे। दूसरा, उत्तर पश्चिमी प्रांत। इसमें आधुनिक अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध और कश्मीर आदि के प्रदेश शामिल थे। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। तीसरा, पश्चिमी प्रांत। इस प्रांत में आधुनिक मालवा, गुजरात और राजस्थान के प्रदेश शामिल थे। इसकी राजधानी उज्जैनी यानी उज्जैन थी। चौथा, दक्षिणी प्रांत या दक्षिणापथ। इसमें विंध्य पर्वत से लेकर मैसूर तक के प्रदेश शामिल थे। इसकी राजधानी सुवर्णगिरी थी। प्रांतीय प्रशासन के बाद अब आइए जानते हैं ग्राम्य सरकार के बारे में। प्रांत जिलों में विभक्त थे, जिनके अधिकारी को स्थानिक कहते थे। प्रत्येक जिले जनपद में विभक्त थे, जिन्हें गोप कहते थे। प्रत्येक गांव का अधिकारी ग्रामिक कहलाता था, जो ग्राम व्यक्तियों की सहायता से ग्राम का शासन चलाता था। ग्रामिक के कार्य को गोप, गोप के कार्य को स्थानिक, स्थानिक के कार्य को गवर्नर और गवर्नर के कार्य को राजा तथा उसकी मंत्री परिषद देखते थे। और अब अगला, नगर प्रशासन। पाटलिपुत्र जैसे बड़े नगरों में नागरिक प्रबंध हुआ करता था। इस नागरिक प्रबंध के लिए 30 सदस्यों की एक समिति थी, जो बोर्डों में विभक्त थी। प्रत्येक बोर्ड में 5 सदस्य थे। पहले बोर्ड का काम कला कौशल की देखभाल करना था। दूसरे बोर्ड का कार्य विदेशियों की देखभाल करना था। तीसरे बोर्ड का कार्य जन्म मरण का हिसाब रखना था, ताकि कर आदि लगाने में सुविधा हो। चौथे बोर्ड का कार्य व्यापार का प्रबंध, तौल के बांटों और माप के पैमाने की जांच पड़ताल करना था। पांचवें बोर्ड का कार्य शिल्पालयों में बनी हुई वस्तुओं की देखभाल करना था, ताकि कहीं कोई व्यक्ति नई में पुरानी वस्तुओं को न मिला दे। छठे बोर्ड का कार्य वस्तुओं की बिक्री पर लगे हुए विक्रय कर को एकत्र करना था। यह कर 10% के हिसाब से लिया जाता था। और अब अर्थव्यवस्था। चंद्रगुप्त मौर्य वित्त के महत्व को भली प्रकार समझता था और कौटिल्य के इस सिद्धांत को मानता था कि सभी कार्य वित्त पर ही निर्भर हैं। उसने राज्य की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रयत्न किया। अर्थ विभाग के मंत्री को समाहर्ता कहा जाता था। उसकी सहायता के लिए कई अध्यक्ष होते थे। राज्य की आय का मुख्य साधन भूमि कर था। भूमि 2 प्रकार की होती थी। कुछ भूमि राजा के अधिकार में होती थी, उससे वसूल करने वाला कर भी काफी होता था। शेष भूमि के स्वामी किसान होते थे, जो राजा को उपज का 1/8 से 1/4 तक भूमि कर के रूप में देते थे। इस कर को भाग कहा जाता था। किसानों की सब प्रकार से रक्षा और सहायता की जाती थी। उनके लिए सिंचाई के साधनों का प्रबंध किया जाता था। युद्ध के समय फसलों को हानि नहीं पहुंचाई जाती थी और अकाल के समय भूमि कर माफ कर दिया जाता था। फल फूल और सब्जियों पर भी कर लगाया जाता था, जिसे सेतु कहा जाता था। वन कर, आयात निर्यात कर, सीमा शुल्क, चुंगी कर आदि लगाए जाते थे। arparadio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास।